हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही प्रयास करता है कि आपकी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो आपकी पढ़ाई से संबंधित, तो उसे हम अब तुरंत का तुरंत आपके लिए हल कर दें। तो आज भी जो हम लेकर आए हैं वो भी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उससे संबंधित है। आज जो हम लाए हैं वो है क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसका अध्याय है संख्या 11 और 12। यहाँ पर हमने 2 अध्याय एक साथ लिए हैं, तो ध्यान रखिए इस चैप्टर से क्वेश्चंस कम आए हैं लेकिन पूछे ज़रूर गए हैं और रिसेंटली ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम कर रहे हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में इस अध्याय से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आज हम आपको कराएंगे। 2022 से लेकर 2013 तक जितने भी प्रश्न आपके आए हैं इसमें, यानी कि कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतर और कैसे बनता है रेडियो नाटक, तो ये 2 अध्याय एक साथ जो भी आपके 10 साल में पूछे गए हैं प्रश्न उनको हम कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है, देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है कहानी और नाटक में क्या अंतर है? दोनों के मूल तत्वों की समानता बताते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2 चीजें आपको बतानी है। पहली चीज है कहानी नाटक में अंतर बताना है, पहली चीज ये, और दूसरा दोनों के ही मूल तत्व जो होते हैं उनमें समानताएं भी बतानी है और अंतर भी बताना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, पहले कहानी नाटक का अंतर बताएंगे, फिर इनके मूल तत्वों का हम जो है समानता और फिर अंतर भी बताएंगे। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2021 और 22 में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कहानी किसी घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध जानकारी जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरमोत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। अब कहानी, हम लोग जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें क्या करता है, देखते हैं कि जब शुरू होती है कहानी तो बड़ा ही स्मूथली चलती है, सब कुछ बड़ा अच्छा है। फिर थोड़े टाइम बाद उसमें कुछ परेशानियां शुरू होती हैं, यानी कि द्वंद्व शुरू होता है। द्वंद्व के बाद क्या होता है, उसमें जो है फिर धीरे धीरे उस द्वंद्व का समापन, उसका हल किया जाता है और कहानी के अंत में सब कुछ सही हो जाता है। और इसी जो द्वंद्वात्मकता से ही कहानी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो एक कहानी में ये सारी चीजें होती हैं। देखिए क्या है, कोई घटना होती है, उसमें कुछ पात्र यानी कि कैरेक्टर होते हैं, समस्या होती है, मतलब सीक्वेंस में कोई समस्याएं खड़ी होती हैं, फिर उसके बाद उनमें परिवेश भी होता है। मान लीजिए गांव का है, शहर का है, जंगल का है, कहीं का भी कोई एक परिवेश लिया जाता है। फिर उसके बाद द्वंद्वात्मकता, हमने जैसे बोला कि कहीं कुछ जो है आपके संघर्ष या समस्याएं शुरू हो जाती हैं, फिर उस धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और फिर चरमोत्कर्ष का बिंदु यानी कि उसका अंत हो जाता है, और इसी को हम कहानी कहते हैं। अब नाटक क्या होता है? नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है जिसे पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। यह दृश्य श्रव्य काव्य है। तो ध्यान रखिएगा, नाटक एक ऐसी चीज है जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसीलिए इसको दृश्य श्रव्य काव्य कहा जाता है। देखो काव्य क्या होता है, हम सिर्फ पढ़ते हैं। अब जहां पर इस काव्य को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए वो कहलाता है दृश्य श्रव्य काव्य। अब देखिए कहानी और नाटक में हमने अंतर बताया। कहानी श्रव्य साहित्य है, ठीक है, श्रव्य साहित्य यानी कि या तो हम सुन रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और नाटक दृश्य साहित्य है जिसको हम देखते हैं। कहानी को पढ़कर प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे सामने प्रस्तुतिकरण हो रही है। नाटक को अभिनय करके प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर पात्र जो है स्टेज पर अभिनय कर रहे होते हैं तो प्रस्तुतिकरण होता है। कहानी को किसी भी शैली में प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी शैली में, हम उसका एक निबंध भी बना सकते हैं, हम उसे उपन्यास में भी ले जा सकते हैं, हम उनको एकांकी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, हम संस्मरण में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हर तरीके से हम कहानी को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन नाटक को केवल संवाद शैली में ही प्रस्तुत किया जाता है। नाटक केवल क्या है, जब स्टेज पे प्ले किया जाता है तो लोग बोलकर ही उसको जो है व्यक्त करते हैं। अब आ जाते हैं कहानी व नाटक के मूल तत्व। देखिए जब भी अंतर स्पष्ट करना, जैसे अभी हमने आपको बताया कहानी और नाटक में जब हमने अंतर किया तो आप देख रहे हो कि मैंने इस तरीके से किया। हमेशा इसी तरीके से अंतर जब आप स्पष्ट करोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। तो इसको जो है ना, ये एकदम सही वे होता है किसी भी चीज़ का डिफरेंस जो है व्यक्त करने के लिए। अब है कहानी व नाटक के मूल तत्व हमको बताने हैं, उनकी समानताएं और अंतर व्यक्त करने हैं। तो सबसे पहला मूल तत्व है कथानक। कथानक आपका कहानी में भी होता है और नाटक में भी होता है।
देखिए, कथानक कहानी का केंद्र बिंदु होता है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं व पात्र का उल्लेख होता है। प्रत्येक कहानी के लिए कथानक होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी होता है। जब तक कथानक नहीं होगा तब तक हम कैसे कहानी को लिखेंगे। जबकि नाटक में भी कथानक होना अनिवार्य है, परंतु नाटक में किसी कहानी के रूप को किसी शिल्प या संरचना के अंदर पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी व अनुभव होना चाहिए। तो देखिए, कहानी में भी कथानक चाहिए, नाटक में भी कथानक चाहिए। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कहानी बगैर कथानक के नहीं लिखी जा सकती, लेकिन नाटक लिखा जा सकता है। कारण क्या होता है? क्योंकि हम किसी कहानी को ही उठाकर हम नाटक में तब्दील कर सकते हैं। बस उसको तब्दील करते समय कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें पालन करना होता है, जिनकी संरचना है। क्योंकि जब हम नाटक करते हैं तो वो दृश्य के अकॉर्डिंग बट जाते हैं, है ना, उनमें संवाद लाना पड़ता है। तो ये कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें पालन करना पड़ता है। तो कहानी में बहुत ही अनिवार्य है, जबकि नाटक में हम अनिवार्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम कहानी को ही नाटक में तब्दील कर देते हैं। दूसरा है संवाद। कहानी के पात्रों द्वारा किए गए उनके विचारों की अभिव्यक्ति को संवाद कहा जाता है। कहानी में संवाद का विशेष महत्व होता है, जबकि नाटक में भी संवाद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संवाद ही वह तत्व है जो सशक्त नाटक और कमजोर नाटक को अलग करता है। नाटक के संवाद जितने सहज व स्वाभाविक होंगे, उतना ही वे दर्शक के अंतर मन को छुएंगे। तो अब देखिए क्या है, कहानी में भी संवाद होते हैं। हमने बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं जिनमें संवाद होते हैं, लेकिन हम ये कहें कि कहानी में संवाद आवश्यक है तो ये मतलब अनिवार्य है, हम तो ये नहीं बोलेंगे अनिवार्य है तो ये जरूरी नहीं। जबकि नाटक में संवाद अनिवार्य होते हैं। तो किसी भी नाटक का आगे बढ़ना संवाद के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन कहानी कभी कभी क्या होती है जिसमें कोई संवाद नहीं होता, लोग बस ऐसे सुना देते हैं, तो उसमें आवश्यक है लेकिन अनिवार्य नहीं है। जबकि नाटक में संवाद जो है वो अनिवार्य होते हैं। अब आते हैं पात्र व चरित्र चित्रण। पात्र मतलब आपके करेक्टर्स, जितने उसके करेक्टर और उनका जो चरित्र होता है, उनके जो करेक्टर्स होते हैं, उनके अपने खुद के आइडेंटिफिकेशंस। पात्रों के गुण दोषों को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। कहानी के प्रत्येक पात्र का अपना स्वभाव, स्वरूप, उद्देश्य होता है। नाटक को सशक्त बनाने के लिए इन पात्रों का विशेष योगदान होता है। नाटक के पात्र व उनके चरित्र सपाट व सतही ना होकर क्रिया प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाले होने चाहिए। अब कहानी में भी पात्र होते हैं, नाटक में भी पात्र होते हैं। देखिए समानता है। अब अंतर देखिए क्या है। सबसे पहले जब पात्र जो हैं, कहानी के जो पात्र होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, बहुत अनिवार्य रूप से आपके सामने नहीं खड़े होते। वो इनडायरेक्टली भी बताए जाते हैं कि हाँ एक लड़का था, वो खेल रहा था, तो पात्र है, लेकिन उसे कोई और डिस्क्राइब कर रहा है, लेखक डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। लेकिन नाटक में क्या होता है, नाटक में जो पात्र होता है उसका चरित्र चित्रण वो खुद प्ले करता है। आप वो जो पात्र है वही अपने चरित्र के जो गुण दोष हैं वो संवाद के माध्यम से या क्रियाकलापों के माध्यम से व्यक्त होता है। जबकि कहानी में ये चीज लेखक व्यक्त कर सकता है। तो समानता भी देख ली, अंतर भी देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम तत्व पे, भाषा। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे। अतः कहानी की भाषा सरल, सहज तथा प्रभावमय होनी चाहिए। नाटक भाषा अत्यंत संक्षिप्त तथा सांकेतिक होनी चाहिए। यह नाटक का प्राण तत्व है। अब देखिए इन दोनों में समानता क्या है कि दोनों में ही भाषा होती है। कहानी में भाषा का क्या महत्व होता है? सबसे पहले कि जो भी कहानी लिखी जाए वो बहुत ही सरल भाषा में लिखी जाए, ताकि जो कोई भी उसे पढ़ रहा है बहुत आसानी से समझ ले। उसमें क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो, बहुत लंबे लंबे वाक्य नहीं हो। तो इससे जो है ना कहानी सामने वाले, क्योंकि पाठक पढ़ने वाला वर्ग बहुत बुद्धिजीवी भी होता है और जो है कम पढ़ा लिखा भी होता है, तो इस प्रकार से हमें कहानी लिखनी पड़ती है कि सभी वर्ग के लोग आसानी से पढ़ सकें। इसलिए कहानी सरल, सहज और छोटे छोटे संक्षिप्त वाक्यों में और बिना किसी क्लिष्ट शब्दों के होनी चाहिए। जबकि नाटक में जो भाषा होती है वो सरल सहज होगी, लेकिन उसके अलावा वो सांकेतिक भी हो सकती है। सांकेतिक क्यों कहेंगे? क्योंकि वहां पर खुद जो है लोग प्ले करते हैं। तो हम उसे बोलेंगे आइए बैठ जाइए। हमने क्या बोला? आइए बैठ जाइए। तो इसमें हाथ का जो इशारा है वो हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। जबकि कहानी में ये हाथ का इशारा हमें ब्रैकेट में देना पड़ता है। तो यही चीज हुई कि हमें सांकेतिक भाषा का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और इसमें भी हमें बहुत ही लंबे वाक्य नहीं लेने पड़ते, छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करना पड़ता है और बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं लेते।
बहुत ही संयम के साथ हमें भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो दर्शक बैठे हुए हैं वो अपने आप को उस भाषा के जरिए ही नाटक से कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही हमें समझ बूझकर भाषा का इस्तेमाल नाटक में करना पड़ता है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2। रेडियो नाटक के लिए किन 3 मुख्य बातों का विचार करना चाहिए और क्यों? देखिए, कहानी से नाटक बन जाता है। नाटक क्या होता है? वो दृश्य श्रव्य दोनों होता है, जबकि रेडियो नाटक जो होता है वो श्रव्य होता है। तो उनको जब हम लिखते हैं तो उनकी जो 3 मुख्य बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये बताना है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है 2021 और 22 में। रेडियो द्वारा प्रसारण के लिए जो नाटक लिखे जाते हैं उन्हें रेडियो नाटक कहते हैं। रेडियो नाटक श्रव्य होते हैं, इनमें ध्वनि की प्रधानता होती है, क्योंकि श्रव्य है इसलिए हर एक चीज ध्वनि पर ही निर्धारित होती है। चाहे वहां पर कोई कुछ बोले वो भी ध्वनि है, उसके पीछे अगर कोई चलने की आवाज है, दरवाजा खुलने की आवाज है, कहीं चिड़ियों की आवाज है, कहीं आपके रास्ते में गाड़ी मोटर चलने की आवाज है, हर एक चीज ध्वनि पर डिपेंड होती है। रेडियो नाटक के लिए निम्नलिखित 3 मुख्य बातों पर विचार करना चाहिए, यानी कि ये रेडियो नाटक लिखते समय किन 3 बातों पर विचार। पहला है कथानक। कथानक सभी में जरूरी होता है। हमने बताया कि कहानी में तो अनिवार्य है, जबकि नाटक और रेडियो नाटक में होता है, क्योंकि हम कहानी से ही नाटक या रेडियो नाटक बनाते हैं, तो इसमें भी कथानक होता ही है। जाहिर सी बात है, जब कहानी में है तो नाटक और रेडियो नाटक में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। रेडियो नाटक का कथानक संक्षिप्त होना चाहिए। रेडियो नाटक में कथानक का आरंभिक भाग कौतूहल, जिज्ञासा, आत्मीयता तथा स्पष्टता पूर्ण होना चाहिए, जो श्रोता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। अब देखिए, नाटक जब भी शुरू होता है, जो भी कथानक हो, बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत लंबे लंबे नाटक नहीं लिखे जाते। इनमें हमेशा आकर्षण होना चाहिए, ताकि सुनने वाला आदमी उससे बंधा रहे। अगर नहीं बंधा रहेगा तो वो तो रेडियो बंद कर देगा, आगे चल देगा। कथानक के मध्य भाग में सभी पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहिए, जिससे पात्रों का भावनात्मक पृष्ठभूमि पर परिचय मिलता रहे। कथानक का अंत प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि वह श्रोता के मन में छाप छोड़ सके। तो जो भी आप नाटक शुरू कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए लोगों को आकर्षक करे, मध्य ऐसा होना चाहिए कि उन्हें बांध के रखा रहे, और अंत ऐसा होना चाहिए कि वो उनके दिल पे छाप छोड़े, ताकि जब वो नाटक सुनकर हटे भी तो भी उनके दिमाग में, दिल में वो बातें चलती रहें। दूसरा है पात्र व चरित्र चित्रण। रेडियो नाटक श्रव्य होते हैं, अतः इनमें पात्रों का परिचय अथवा उनका चरित्र चित्रण आदि सब कुछ ध्वनि द्वारा दिया जाता है। जैसे कहानी में लिख कर देते हैं, संवादों नाटक में हम कैरेक्टर उसको अभिनीत करके या संवाद के द्वारा बोलते हैं, लेकिन रेडियो नाटक में सिर्फ ये संवादों या ध्वनि के माध्यम से ही होता है। तो कुछ ध्वनि द्वारा तैयार किया जाता था। उनका परिचय सूत्रधार या अन्य पात्रों द्वारा अथवा स्वयं पात्रों द्वारा उनके कहे गए कथनों द्वारा किया जाता है। देखिए, कोई भी कैरेक्टर अगर उसका चरित्र चित्रण है, या तो वो कैरेक्टर खुद बताएगा या दूसरा कैरेक्टर उसके बारे में बताएगा। तो ये सभी कुछ संवादों पर ही डिपेंड होता है। आते हैं ध्वनि। रेडियो नाटक में ध्वनि बहुत अनिवार्य होती है। रेडियो नाटक में ध्वनि का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्वनि के माध्यम से ही श्रोता नाटक को अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर देखता है। कोई भी ध्वनि है, मान लीजिए हम अगर रेडियो सुन भी रहे हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। तो अभी बोलेंगे वो जंगल में टहल रहा था, मधुर हवा चल रही थी, सब कुछ जो कुछ भी बोल रहा है। अब आप अपनी आंखें बंद करो तो अब उसमें क्या है, हवा की धीरे धीरे आवाज है, चिड़ियों का चहचहाना है, पत्तों की सरसराहट है। ये सभी ध्वनि जब आप बैक में देंगे तो क्या होगा, लोग उससे कनेक्ट करेंगे। तो ये होता है, क्योंकि ये ध्वनियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, दर्शक इसी के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न है, रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा और रंगमंच के लेखन से भिन्न कैसे है? तो अब ध्यान रखिए, रेडियो नाटक का जो लेखन है सिनेमा की लेखन क्या कहलाता है, और रंगमंच का लेखन, ये दोनों ही पटकथा कहलाती है। तो बहुत ध्यान से आपको उनको बताना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2021 और 22 में। देखिए, रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा और रंगमंच के लेखन से निम्न प्रकार भिन्न है। तो रेडियो नाटक का लेखन कैसे होता है और सिनेमा और रंगमंच का नाटक का क्या होता है? ठीक है, सिनेमा और रंगमंच का जो लेखन होता है उसे हम पटकथा कहते हैं। पटकथा यानी कि पर्दे के ऊपर निभाई जाने वाली कथा को लेखन। ठीक है, अब देखिए रेडियो नाटक क्या है। रेडियो नाटक एक श्रव्य माध्यम है, हम सभी को पता है। सिनेमा और रंगमंच दृश्य श्रव्य माध्यम दोनों ही हैं, जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। रेडियो नाटक दृश्य नहीं होते, रेडियो नाटक में दृश्य बिल्कुल नहीं होते। सिनेमा में रंगमंच दृश्य होते हैं, यानी कि जब हम रेडियो नाटक लिखते हैं तो उसमें हम दृश्य के हिसाब से उसे डिवाइड नहीं करते। जबकि हम अगर सिनेमा के लिए लिखेंगे या हम
क्या कहते हैं, रंगमंच के लिए लिखेंगे, स्टेज प्लेस के लिए लिखेंगे, तो उसमें दृश्य डिसाइड करने पड़ते हैं। मतलब पहला दृश्य अगर जैसे आपका ड्राइंग रूम में है, तो दूसरा गार्डन में है, तो तीसरा क्या हो गया, रेलवे स्टेशन पे हो गया। तो ये अलग अलग दृश्यों में डिवाइड हो जाता है। जबकि सिनेमा में बहुत सारे दृश्य हो सकते हैं, मगर रंगमंच में हमें लिमिटेड दृश्य रखने पड़ते हैं। चौथा है, रेडियो नाटक में भाव भंगिमाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब आपके एक्सप्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। सिनेमा और रंगमंच में पात्रों की भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है। अब ये चूंकि हमारा दृश्य माध्यम भी है, तो इसमें चेहरे पे आने वाले एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं। रेडियो नाटक में कहानी को ध्वनि प्रभावों और संवादों के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। तो अब क्या है, रेडियो नाटक में आप कहानी है सभी को हम ध्वनि के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देते हैं। सिनेमा और रंगमंच में कहानी को पात्रों की भाव भंगिमाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब क्या है, यहाँ पर जो पात्र जो हैं वो अपने संवादों और एक्सप्रेशन के थ्रू लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो नाटक का लेखन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कहानी अनेक घटनाओं पर आधारित हो। नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक तथा पात्रों की संख्या भी 5 से 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ज्यादा दृश्य नहीं होने चाहिए, ज्यादा पात्र नहीं होने चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं रेडियो नाटक लिखते समय हमें करनी चाहिए। जबकि हम सिनेमा और रंगमंच में देखेंगे, सिनेमा और रंगमंच का लेखन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसकी कहानी यानी कथानक एक ही घटना पर आधारित हो, यानी कि यहाँ पर घटना एक होनी चाहिए। कारण ये है कि मान लीजिए कोई भी घटना घटी तो उसी पे हम पूरा नाटक बना देते हैं, पूरी सिनेमा। जैसे मान लीजिए हम लोग सिनेमा में देखते हैं कि किसी हीरो के पिताजी का कत्ल हो गया, तो पूरी कहानी क्या होती है, उसी घटना पर बेस्ड हो जाती है। वो अपने पिताजी के कत्ल का बदला लेने में ही पूरी कहानी निकाल देता है, होता है ना। तो एक घटना पर आधारित होता है, जबकि हम रेडियो नाटक में अनेक घटनाएं कर सकते हैं, मगर दृश्य सीमित रखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें घटना एक रखनी है, लेकिन हम दृश्य बहुत सारे कर सकते हैं। नाटक की अवधि 2-3 घंटे तक ही हो सकती है तथा पात्रों की संख्या भी अधिक हो सकती है, परंतु इनमें एक प्रधान पात्र होना आवश्यक है। अब क्या होता है, सिनेमा और रंगमंच में ये 2-3 घंटे का जा सकता है नाटक भी स्टेज प्ले भी जा सकता है, पिक्चर भी जा सकती है। इसमें बहुत सारे हम पात्र ले सकते हैं, ये भी ध्यान हम कर सकते हैं। पात्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मेन कैरेक्टर होता है जिसको हम हीरो बोलते हैं, वो हमारा पूरी कहानी को आगे लेकर बढ़ाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन कैसे किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। अब कहानी को जब हम नाटक में तब्दील करते हैं तो उसको हमें दृश्यों में बताना पड़ता है, ठीक है। अब ये दृश्य हम कैसे करते हैं ये हम बताएंगे। ये प्रश्न 2021 और 22 में हमसे पूछा गया है। पहले बताया जा चुका है कि कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय उसके कथानक को समय और स्थान के आधार पर विभिन्न दृश्यों में विभाजित किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि रूपांतरित नाटक का प्रत्येक दृश्य कहानी के कथानक के अनुसार हो, यानी कि जितने भी आप दृश्य उसको डिवाइड करेंगे वो कहानी के अनुसार ही होने चाहिए। नाटक में ऐसे दृश्य नहीं रखे जाए जो अनावश्यक हो, बाधा उत्पन्न करते हो और नाटक को उबाऊ बनाते हो। यानी कोई ऐसा दृश्य नहीं करिए जो आपको बोरियत पैदा करे। ऐसा कोई भी काम हमें नाटक के अंदर नहीं करना है, खास तौर से दृश्यों में नहीं करना चाहिए। रूपांतरित नाटक का प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से शुरू होता है, कथानक के अनुसार वह अपनी आवश्यकता को सिद्ध करता है और उसका अंतिम भाग अगले दृश्य में जुड़ जाता है। तो मतलब हमें दृश्य जो है सीक्वेंसली रखने चाहिए, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगली घटना को स्थान और समय के अनुसार दृश्यों में विभाजित किया जाता है। अब एक घटना जो है वो दूसरे दृश्य से संबंधित रहती है, अब उसमें हम अलग अलग दृश्यों में विभाजित कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहानी के कथाक्रम और नाट्य रूपांतरण में कोई भी अंतर नहीं आए। तो जब हम कहानी से नाटक में रूपांतरित कर रहे हैं तो कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी उसी तरीके से नाटक आगे बढ़ेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। सिर्फ दृश्य विभाजित हो सकते हैं, लेकिन कहानी में बदलाव हम नहीं करते हैं। कहानी को दृश्यों में विभाजित करते समय उन दृश्यों का भी पूरा खाका बना लेना चाहिए जिनका लेखक ने कहानी में केवल विवरण दिया है और उसमें कोई संवाद नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कहानी से बताई जाती है कि वो जंगल गया तो वहां का परिदृश्य कैसा था, अब वो भी हमें जो है उसका भी हमें क्या करना, क्योंकि उसमें कोई संवाद नहीं है। तो उस जगह पर हमें नाटक में अभिनय देना है या दृश्य निर्माण करना है, ये चीज भी हमें डिसाइड कर लेनी चाहिए।
पुनः दृश्य विभाजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहानी का कथानक अवरुद्ध ना हो। एक दृश्य दूसरे दृश्य से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से जुड़ता चला जाना चाहिए। तो जब भी हम कहानी को नाटक में तब्दील करते हैं तो हमेशा जब हम दृश्यों का विभाजन करते हैं तो वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड दृश्य होने चाहिए। ये नहीं कि एक इधर है एकदम बिल्कुल अलग हो जाए, ऐसा नहीं। पहला दृश्य दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए, वो भी सीक्वेंसली। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5। रेडियो नाटक लेखन हेतु कहानी का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे क्या, जब हम रेडियो नाटक लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। यह प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2019 में। तो रेडियो नाटक में कहानी संवादों तथा ध्वनि प्रभावों पर ही आधारित होती है। इसमें कहानी का चयन करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। क्या है पहली चीज, कहानी एक घटना प्रधान ना हो, यानी कि एक ही घटना पर आधारित होती ना चले। रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी श्रोताओं को थोड़ी देर में ही उबाऊ बना देती है, जिसे श्रोता कुछ देर पश्चात सुनना बंद नहीं करते। इसलिए रेडियो नाटक की कहानी में अनेक घटनाएं होनी चाहिए। अब क्या, अगर एक ही घटना होगी तो सुनने वाला आदमी बोर हो जाएगा, तो उसमें जो है हम कई घटनाओं को सम्मिलित कर सकते हैं। नहीं तो अगर क्या होगा, वो सुनने वाला कहानी नहीं सुनेगा। अवधि सीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो नाटक में खास तौर से। सामान्य रूप से रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक हो सकती है। रेडियो नाटक की अवधि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो नाटक को सुनने के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट तक ही होती है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरे रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे मनुष्य अपने घर में अपनी इच्छा अनुसार सुनता है, इसलिए रेडियो नाटक की अवधि सीमित होनी चाहिए। अब क्या होता है, कंसंट्रेशन की एक लिमिट होती है, तो मनुष्य के कंसंट्रेशन की जो एक लिमिट डिसाइड की गई है वो 15 to 30 मिनट से, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, इसलिए 15 to 30 मिनट बोला गया है। लेकिन इसी आधार पर हमें रेडियो नाटक भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना है कि सुनने वाला जो अपने घर में बैठा सुन रहा है, अगर वो बोर होने लगेगा, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, तो वो रेडियो ऑफ कर देगा, हमारी बात को सुनेगा ही नहीं। तीसरा है पात्रों की सीमित संख्या। चूंकि ये एक श्रव्य माध्यम है तो यहाँ सभी कैरेक्टर्स को हमें ध्वनि के माध्यम से याद रखना है, इसलिए कैरेक्टर्स बहुत कम रखे जाने चाहिए। रेडियो नाटक के पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। इसमें पात्रों की संख्या 5-6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें श्रोता केवल ध्वनि के सहारे ही पात्रों को याद रख सकता है। यदि रेडियो नाटक में अधिक पात्र होंगे तो श्रोता उन्हें याद नहीं रख सकेंगे, इसलिए रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है, जैसे हमने बोला 15 मिनट का नाटक है तो उसमें 3 से 4 कैरेक्टर ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 30 मिनट का है तो आप 5 से 6 रख सकते हैं कैरेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जितने भी कैरेक्टर रखोगे उनमें ध्वनि के द्वारा ही दर्शक श्रोता पहचान रहा है, तो बहुत कम जो है पात्र उसमें रखे जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, आजकल यह किस संस्था के अंतर्गत है। यह प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। तो देखिए क्या है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 15 जुलाई 1927 को हुई थी। तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में ये आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। तो अब देखिए ये 3 नाम से हैं, अलग अलग सन दिए गए हैं, बहुत ध्यान से इनको याद रखिएगा कि किस सन में जो है इसका जो है स्थापना हुई। ऑल इंडिया रेडियो ये पुकारा गया 1936 में और 1957 में अब ये आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये जो चैप्टर थे 2, 11 और 12, इनमें से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन रिसेंटली ईयर यानी कि 2022 में ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ये इसका मतलब ये है कि आगे एग्जाम्स में और पूछे जा सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा आएंगे, है ना। तो चलिए अभी आगे और भी चैप्टर बाकी हैं, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।